हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के फोर्थ और लास्ट चैप्टर के एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, जो इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स करके आपके सिलेबस में मेंशन है। ठीक, इसके पहले के लेक्चर में हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के 3 चैप्टर के एमसीक्यू को देख चुके हैं तथा पार्ट बी जो आपका बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके भी हम लोग चारों चैप्टर के एमसीक्यू को डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही साथ इस तरीके से आज आपका 8वां चैप्टर का एमसीक्यू फिनिश हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी आने वाले 2 से 3 दिनों में 3 से 4 लेक्चर मैं कम से कम ऐसा एमसीक्यू पे जरूर बनाऊंगा जिसमें और आपको मोस्ट से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे। और मैं ये कर रहा हूँ, पीछे भी कहा हूँ, फिर कर रहा हूँ, बस आप मेरे एमसीक्यू लेक्चर को अच्छे से देख के जाइएगा तथा साथ ही साथ जो मैं मिड टर्म एग्जाम के रिलेटेड क्वेश्चन बनाया हूँ उसको भी आप देख कर जाएगा। डेफिनेटली आपको 8+ CGPA लाने से कोई रोक नहीं सकता। हाँ, उसके लिए आपको ईमानदारी से पढ़ना होगा। अगर फॉर्मेलिटी करके आप बस वीडियो देखेंगे तो वहाँ ज़रूर गलती हो जाएगा। चीज़ों को समझिए, क्योंकि मैं बताता हूँ जब क्वेश्चन बन रहा है तो उससे सेम टाइप को तो आ ही सकता है, साथ ही साथ थोड़ा सा उसमें मैनिपुलेशन होकर भी क्वेश्चन नया बन सकता है। तो जब एग्जामिनर मैनिपुलेट करता है क्वेश्चन को तो उसको भी आप थोड़ा सीखिए कि अगर मैनिपुलेशन होगा तो इस क्वेश्चन का क्या होगा। ये सब सीखेंगे तो आपको आगे से किसी भी कंपटीशन में जाएंगे तो फ़ायदा होगा। जैसे CUT हो गया, IIT JEM हो गया, जेस्ट हो गया, तो इन सब एग्ज़ाम में जब आप बैठेंगे तो अभी से, क्योंकि वो सब भी एग्ज़ाम MCQ पैटर्न पे होते हैं, तो आपको अगर उन सब के क्षेत्र में आगे जाना है तो अभी से थोड़ा सा अपना माइंड वहाँ तक ले जाना चाहिए, मतलब दिमाग दौड़ाएंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। देखिए, करा कि फॉर अ नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फेज वेलोसिटी VP एंड ग्रुप वेलोसिटी VG। करा कि अगर नॉन रिलेटिविस्टिक केस पार्टिकल ले लिया जाए तो उस पार्टिकल के लिए ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी में क्या आपका संबंध होगा। तो देखिए, आप पढ़े होंगे क्लास में कि नॉन रिलेटिविस्टिक केस में जो VP होता है वो क्या होता है, V/2 के बराबर होता है। जहाँ VP क्या है आपका फेज वेलोसिटी, और फेज वेलोसिटी को ही वेव वेलोसिटी कहा जाता है, ये आप जानते ही हैं। साथ ही साथ जो VG होता है आपका वो क्या होता है, V के बराबर होता है। जहाँ VG क्या है आपका ग्रुप वेलोसिटी, और जो मैं V लिखा हूँ दोनों साइड स्मॉल v लिखा हूँ दोनों राइट हैंड साइड में, दोनों इक्वेशन के, वो क्या आपका पार्टिकल वेलोसिटी, मतलब वो पार्टिकल का वेलोसिटी है। VP वेव का वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वेव मूव कर रहा है या फेज वेलोसिटी से कहते हैं, और VG क्या है ग्रुप ऑफ वेव वेलोसिटी, मतलब ग्रुप जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसे क्या कहते हैं, ग्रुप वेलोसिटी। ठीक, तो इन दोनों इक्वेशन को अगर आप देख रहे होंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे, जो VP होगा, जो अल्टीमेट वैल्यू उसका आएगा VP इक्वल टू क्या आएगा, VG/2। इसका मतलब क्या क्या है, जो आपका नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल होता है उसका जो फेज वेलोसिटी होता है वो ग्रुप वेलोसिटी का आधा होता है, या आप ये भी कह सकते हैं जो नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल होता है उसका जो ग्रुप वेलोसिटी होता है वो फेज वेलोसिटी का क्या होता है, ट्वाइस टाइम्स होता है। तो अगर ऑप्शन की तरफ देखा जाए तो B नंबर वाला ऑप्शन हम लोग को क्या दिख रहा है, करेक्ट दिख रहा है। ठीक, तो B नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द ग्रुप वेलोसिटी विथ विच अ वेव पैकेट मूव्स इज गिवन बाय। 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, ये तो आपको फॉर्मूला पढ़ाया होगा कि VG इक्वल टू क्या होता है, d/dk होता है, तथा साथ ही साथ जो VP होता है वो क्या होता है आपका ω/k होता है। तो यहाँ पे हमको ग्रुप वेलोसिटी पूछा था तो हम C वाला ऑप्शन करेक्ट लगा देंगे। अगर फेज वेलोसिटी पूछेगा तो उसमें ये ऑप्शन देगा कि VP इक्वल टू ω/k, तो आपको वहाँ पे वो ऑप्शन लगाना पड़ेगा। ठीक, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आप पढ़े होंगे डिस्पर्सिव मीडियम नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में रिलेशन देखे होंगे, तो कुछ ऐसे रिलेशन आपको मिले होंगे, वहाँ पे कुछ ऐसे फॉर्मूले मिले होंगे। ठीक, तो देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन जो आपका कर रहा है कि द करेक्ट रिलेशन है, पूछ रहा है कि करेक्ट रिलेशन इसमें से कौन सा है। तो देखिए कितना आसान है, अगर आपको याद आ रहा होगा तो ये रिलेशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, किसमें, फर्स्ट सेमेस्टर के वेव एंड ऑक्सीलेशन वाले पोर्शन में। ठीक, वहां आप इस चीज को अच्छे से पढ़ चुके हैं। क्लियर। तब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, अगर देखा जाए तो कौन सा रिलेशन आपका करेक्ट आएगा, ए वाला रिलेशन जो है आपका क्या होगा, करेक्ट निकल के आएगा। ठीक, जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है उसका क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट निकल के आएगा। क्लियर है।
और डिस्पर्सिव मीडियम में यही रहेगा। तो डिस्पर्सिव मीडियम में क्या आ जाता है, सॉरी नॉन डिस्पर्सिव मीडियम अगर पूछता, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, तो नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में क्या होता है, डी वी पी बाई डी लेमडा जो होता है वो क्या होता है, 0 हो जाता है। क्योंकि उसमें क्या होता है, जो नॉन डिस्पर्सिव मीडियम होता है, वेव ऑफ ऑल वेवलेंथ ट्रेवल विथ सेम स्पीड, सेम स्पीड से सभी वेवलेंथ ट्रेवल करते हैं, तो डीवीपी और डीवीपी बाई डी लेमडा का वैल्यू 0 हो जाता है। तो उस नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में जो ग्रुप वेलोसिटी होता है वो फेज वेलोसिटी के बराबर हो जाता है, और डिस्पर्सिव मीडियम में ए वाला रिलेशन आपका होगा। क्लियर है। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ डी ब्रागली वेव एसोसिएटेड विथ अ पार्टिकल मूविंग विथ वेलोसिटी वी इज। तो ये क्या होगा, 4 नंबर क्वेश्चन, ये भी आप देखे होंगे, इसका क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ये सब तो जो आप पढ़े होंगे, थ्योरी जब पढ़े होंगे तो हर एक रिलेशन आपको निकलवाया गया होगा। तो सोचिए कितने आसान एमसीक्यू इस चैप्टर के हैं। बस अगर आप मैकेनिक्स के पहले दूसरे चैप्टर को छोड़ दें तो तीसरे चौथे चैप्टर का और इलेक्ट्रॉनिक्स के जो चारों चैप्टर हैं उनके एमसीक्यू देखिए कितने आसान है। मैकेनिक्स का पहला दूसरा चैप्टर अगर कॉन्सेप्ट समझे होंगे तो उसके एमसीक्यू को भी डेफिनेटली आप करेक्ट करके ही आएंगे। रटेंगे फिजिक्स को तो फिर आपके साथ मजाक ही होगा एग्जाम में। इस वजह से बस कॉन्सेप्ट गेन करिए। अब कहाँ रटना क्या है, आपको फार्मूला अपने दिमाग में रखना है, ठीक। अब फार्मूला रटने से नहीं आएगा, जब प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप दिमाग में क्या होगा, वो फार्मूला सेट होते चले जाएंगे, ठीक। मतलब कोई फार्मूला आपको मान लीजिए अपने दिमाग में रखना है तो उसके एप्लीकेशन को देखिए, उससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करिए, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, तो क्या होगा, आपके दिमाग में सेट होते चला जाएगा। अब 5वां क्वेश्चन कर रहा है कि अगर ई दिया है, पी दिया है, मतलब मोमेंटम और एनर्जी दिया है, और कह रहा है कि फेज वेलोसिटी ऑफ द करस्पॉन्डिंग वेव पैकेट इज। तो वी पी इक्वल टू क्या होता है, आप पढ़े होंगे, वी पी इक्वल टू क्या होता है, ई बाई पी होता है, ठीक। अब ई का वैल्यू रखा जाए तो क्या हो जाएगा, हाफ एम नॉट वी स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे पी का वैल्यू एम नॉट भी हो जाएगा, ठीक। अब देखिए एम नॉट से एम नॉट गया तेल लेने, एक भी से एक भी गया तेल लेने, कितना बचेगा, वी बाई 2। इसका मतलब जो 5वां नंबर क्वेश्चन है उसका क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ओके, चलिए 6वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 6वां क्वेश्चन कह रहा है कि द वेव फंक्शन एसोसिएटेड विथ अ मटेरियल पार्टिकल इज। तो आप देखिए एक्सेप्टेबल कंडीशन पढ़े होंगे किसका, वेव फंक्शन का। जब श्रोडिंगर साहब का इक्वेशन पढ़े होंगे तो उसमें पढ़े होंगे क्या कंडीशन पढ़े होंगे कि जो एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन होगा वो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। उसको क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी फाइनाइट एवरीवेयर, ऐसा स्टेटमेंट पढ़े होंगे। फिर पढ़े होंगे कि इट मस्ट बी सिंगल वैल्यूड। फिर पढ़े होंगे इट मस्ट बी कंटिन्यूअस एंड हैव कंटिन्यूअस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एवरीवेयर। ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई होंगी और सारे भी स्टेटमेंट इसमें, ठीक। तो देखिए पहले में ओनली फाइनाइट दिया है, दूसरे में ओनली कंटिन्यूअस दिया है, तीसरे में ओनली सिंगल दिया है। नहीं, क्या होना चाहिए, डी वाला ऑप्शन। देखिए तीनों ऑप्शन को रखा हुआ है, फाइनाइट भी, कंटिन्यूअस भी और सिंगल वैल्यूड भी। इसका मतलब क्या है, तीनों को समेट के रखा है। इसका मतलब डी वाला ऑप्शन क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। ओनली फाइनाइट नहीं होना चाहिए, फाइनाइट साथ कंटिन्यूअस होना चाहिए। ओनली फाइनाइट और ओनली कंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए, उसके साथ साथ सिंगल वैल्यूड भी होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए कह रहा है कि द क्वांटिटी मॉड साइन स्क्वायर रिप्रेजेंट। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, आप पढ़े होंगे ना। मॉड साइन स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन दैट गिवन रीजन, ठीक। ऐसे कर दिए, मान लीजिए मॉड साइन स्क्वायर डीएक्स लिख दिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन कितना, डीएक्स आपका जो वैल्यू होगा उतने लेंथ में। अगर यहाँ पे dx dy कर दिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन दिस एरिया, किस एरिया में, dx इंटू dy में। और यहाँ पे अगर dz कर दिए, इसी को d टाउ भी लिखा जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन d टाउ वॉल्यूम, ठीक। ऐसे पढ़ा जाता है कितने वॉल्यूम में, इतने एरिया में, ठीक। ये सब आपके सर लोग बताए होंगे। तो ये क्या होगा, 7 नंबर का क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है, मतलब कि दिए गए लेंथ में, दिए गए एरिया में, दिए गए वॉल्यूम में पार्टिकल की पाए जाने की क्या पॉसिबिलिटी है, क्या संभावना, ठीक। ओके, अब देखिए कह रहा कि फॉर नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन साइन द वैल्यू ऑफ साइन, देखिए आप पढ़े होंगे माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट। ये सब देखिए कितना आसान होता है।
अगर आप चीज़ों को अच्छे से सीखे होंगे, याद किए होंगे, तब फिर रो आ ही आएगा एग्जाम में। अगर ये वैल्यू 1 होता है तो इसको क्या कहते हैं, नॉर्मलाइजेशन वाला कंडीशन कहते हैं। अगर ये वैल्यू 0 होता है तो इसको ऑर्थोगोनल वाला कंडीशन कहते हैं। और ये वैल्यू इनफाइनाइट होता है तो इसको नॉन नॉर्मलाइजेशन कंडीशन कहा जाता है। तो पूछा क्या है हमसे, पूछा है कि नॉर्मलाइजेशन कब होगा, तो जब इसका वैल्यू क्या हो जाए आपका 1 के बराबर हो जाए, तो क्या हो जाएगा आपका नॉर्मलाइजेशन वेव फंक्शन, मतलब नॉर्मलाइज वेव फंक्शन होंगे। 0 के बराबर होगा तो क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। और इनफाइनाइट होगा तो उसको क्या कहेंगे, नॉन नॉर्मलाइज फंक्शन। ठीक, ओके। 9 नंबर क्वेश्चन का रहा कि दिया गया, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में जहाँ तक मुझे लगता है ये क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए, साइन इक्वल टू ए, ठीक, साइन इधर होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में और ए को राइट हैंड साइड में होना चाहिए। ठीक, ये आप करेक्शन कर लीजिएगा। तो ऐसा हो जाएगा, जो जहाँ पे ए क्या रहेगा आपका, पूछ रहा है ना द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू को निकालना है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट इसको आप कह सकते हैं। अगर नॉर्मलाइज वेव फंक्शन ये है, दिया गया फंक्शन साइन ए ई के पावर अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2, इसको इस तरह लिख लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। अगर किसी बुक में आप पाइएगा तो इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। ई टी और फिर नीचे क्या है इसके एच कट, ठीक, इस तरफ फंक्शन होगा। अगर ये नॉर्मलाइज है तो ए को क्या करते हैं, नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट कहते हैं। ठीक, दिया ना नॉर्मलाइज वेव फंक्शन, तो एक क्या आपका नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट है, इसी के वैल्यू को निकालना है। तो कैसे वैल्यू निकालना है ये आप कंडीशन पढ़े ही होंगे। ठीक, इसका वैल्यू निकालने वाला कंडीशन आपको बताया ही गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आप जरूर थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा, काफ़ी आसान होते हैं। ठीक, इससे आपको क्या होगा, एमसीक्यू भी आएगा तो सॉल्व करने में क्या होगा, आसानी रहेगा। ठीक, ओके। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, इसको सॉल्व करने के लिए नॉर्मलाइज वाला कंडीशन लगा दीजिएगा। क्या कंडीशन लगाएंगे, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और फिर क्या हो जाएगा आपका, अब देखिए यहाँ पे साइन स्टार डी एक्स इक्वल टू 1 कर दीजिएगा। और फिर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ए निकल के आएगा, तो ये ए निकल के जब आएगा तो उसी के वैल्यू को माडे स्क्वायर करके बाहर कर देंगे और इसको 1 अपान नीचे करके रख दीजिएगा। और जब आप सॉल्व करेंगे तो वहाँ से ए का वैल्यू निकल जाएगा। आपके सर लोग इसे सॉल्व करवाए होंगे। ठीक, तो नो डाउट आप इसको आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। ये 0 नहीं 1 रहेगा ना, नॉर्मलाइज कंडीशन ये 1 रहेगा। ठीक, रुकिए मैं 2 लाइन लिख के दिखा देता हूँ। ठीक, ट्राई करता हूँ कि आप समझ जाए। देखिए क्या लिखेंगे, नॉर्मलाइज कंडीशन लिखेंगे ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और ये क्या हो जाएगा साईं, और फिर साईं बाबा के ऊपर स्टार लगा दीजिएगा। ठीक, एक साईं बाबा वैसे ही रहेंगे, एक साईं बाबा सिंगल स्टार के साथ रहेंगे। और यहाँ क्या कर दीजिएगा, देखिए एक्स दिया है तो आप यहाँ पे डी एक्स यूज कर लीजिएगा इक्वल टू 1। ठीक, ये क्या हो गया, नॉर्मलाइजेशन का कंडीशन है। और हमको ये अथॉरिटी मिल चुका है क्योंकि लिखा है नॉर्मलाइज वेव फंक्शन, तो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है तो ऐसे इसको लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ये स्टेटमेंट हमको ये अथॉरिटी दे रहा है। ठीक, अब इसके साइन और साइन स्टार के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करिएगा। ठीक, जहाँ पे आई है वहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस आई कर देंगे, तो साइन स्टार का वैल्यू मिल जाएगा। मतलब साइन बाबा के ऊपर अगर स्टार लगा है तो आई की जगह माइनस आई हो जाएगा। ठीक, और तो अब इधर देखिए आपको ए और ए स्टार 2 वैल्यू निकल के आएगा। इसको क्या कर लीजिएगा, ये आपके कांस्टेंट हैं, इसको बाहर कर लीजिएगा इंटीग्रेशन के, और इस पूरे वैल्यू को उठा के 1 के नीचे करके ला के इंटीग्रेट कर दीजिएगा, या इंटीग्रेट करके उसके वैल्यू को ला के 1 के नीचे कर दीजिएगा। और यहाँ से इसको माड ए स्क्वायर लिख सकते हैं। तो फिर आप क्या करिएगा, स्क्वायर रूट लेके ए के वैल्यू को निकालिएगा। तो जब आप इसको निकालेंगे, ठीक, तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर जो सी होगा आपको करेक्ट मिलेगा, पाई बाई अल्फा के पावर -1/4 आएगा। ठीक, इस चीज़ को आप करके देखिएगा। ओके, देखिए मैंने तरीका बता दिया, इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं क्योंकि स्क्रीन छोटा है। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द वेव फंक्शन साई1 दिया है, साई2 दिया है, और कह रहा है कि इन द इंटरवल 0 to 2 πr। ठीक, इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करके देखिएगा कि वेव फंक्शन इस इंटरवल में क्या है। तो क्या करिएगा, साफ साफ ऐसे लिखिएगा 0 से 2 पाई,
और यहाँ क्या लिख लीजिएगा, sin1 को लिख लीजिएगा, sin2 को लिख लीजिएगा और dx कर लीजिएगा। उसके बाद इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके सॉल्व करिएगा। तो अगर इसका वैल्यू 1 आएगा तो क्या होगा, नॉर्मलाइज होगा, और जब इसका वैल्यू 0 आएगा तो क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल होगा। और 1 और 0 नहीं आएगा तो आप लिख देंगे कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, या अनडिटरमिन वैल्यू आएगा तो आप लिख सकते हैं कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, या फिर और अगर कोई वैल्यू आए तो नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन भी लिख सकते हैं। लेकिन मैं इसे सॉल्व किया हूँ, बताता हूँ 1 मिनट कि कौन से इसका ऑप्शन आया करेक्ट। इसको सॉल्व करने पर जो आपका है 0 आ रहा है, ऑर्थोगोनल कंडीशन होगा। ठीक, इसको सॉल्व करने पर ऑर्थोगोनल वाला कंडीशन आपका आएगा, मतलब इसका वैल्यू देखिएगा 0 आ रहा है कि नहीं। ठीक, एक बार जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा क्या मैं सही हूँ कि नहीं। अब 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाई। ठीक, ये जितने भी आप मॉडर्न फिजिक्स से पोर्शन पढ़ रहे हैं, इसका अच्छा खासा CUT और IIT JEM में और जेस्ट में अच्छा खासा रोल है। इस वजह से इन सब चीज़ को सीरियसली पढ़िए आप। ये नॉर्मलाइज कंडीशन, इसके साथ आप देखेंगे आगे पढ़ने मिलेगा ब्रैकेट। ठीक, तो ये सब फंक्शन आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब एंट्रेंस एग्जाम आपको नो डाउट अगले साल बैठना ही है, तो ये सब अच्छे से पढ़िए। ठीक, अब इसमें आपको नेक्स्ट सेमेस्टर आने में पढ़ाया जाएगा क्वांटम मैकेनिक्स और डिटेल में, तब देखिएगा और मज़ा आएगा। अगर समझेंगे तब, याद करेंगे तो फिर ऊबन होगा। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन करा कि द वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल इज डिस्क्राइब बाई। एक वेव फंक्शन दे दिया है और बता दिया है कि इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक, स्क्रीन पर देखिए आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे गलत है, n की जगह आप x कर लीजिएगा। x का जो लिमिट है कहाँ से कहाँ तक है, -इन्फानाइट से +इन्फानाइट तक है। बुक में कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है। तो -इन्फानाइट से x का लिमिट क्या है, +इन्फानाइट तक है, मतलब -इन्फानाइट से बड़ा है और +इन्फानाइट से क्या है, छोटा है। तो कह रहा है कि C एंड A कांस्टेंट है, ये बता दिया है। E एक्सपोनेंशियल टर्म है। कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द रीजन, ये रीजन दिखा रहा है, कह रहा है इज गिवन बाई, इस रीजन में कितना होगा। ठीक, तो इसको आप सॉल्व करके देखिएगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका क्या पाएंगे आप, बी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट पाएंगे। ठीक, इसका क्या आएगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आएगा। क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। आप साफ साफ देखिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अगर इसका पूरा प्रोबेबिलिटी देखा जाए, इस रेंज में कितना होगा, 1 होगा, तो आधे रेंज में कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो हाफ वहाँ से आप लिख सकते हैं, ये भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। ठीक, -इन्फानाइट से +इन्फानाइट क्या होगा, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होगा, तो आधे रीजन में कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। जैसे आप कॉइन टास्क करते हैं ना, हेड आने की टेल आने की प्रोबेबिलिटी, सब मैथ में पढ़ते हैं, वही कुछ कॉन्सेप्ट इसमें लगता है, लेकिन आप उसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए 12 बस उसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है। ये जो क्वेश्चन है, बस आप क्या करेगा, एक साईं बाबा को लीजिएगा, एक साईं बाबा को लेकर ऊपर स्टार लगा दीजिएगा, और x दिया तो dx लीजिएगा, उसको इंटीग्रेट कर दिएगा दिएगा लिमिट में, और तो आप देख लीजिएगा वहाँ से प्रोबेबिलिटी का वैल्यू होता है कितना आ रहा है। ओके, 12 नंबर क्वेश्चन करा कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पार्टिकल ट्रैप्ड बिटवीन, इतना रीजन दिया है, उसमें क्या है, पार्टिकल ट्रैप्ड हैं, फंसे हुए हैं, गिरे हुए हैं, और करा कि फॉर द ग्राउंड स्टेट के लिए फंक्शन इतना। देखिए जब सर लोग डिराइव कराए होंगे पार्टिकल इन अ बॉक्स, ये सब कंडीशन, तो उसमें आप पढ़े होंगे ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक, तो ये सब चीज़ तो आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। तो जब इसको आप सॉल्व करिएगा, मैं इसको सॉल्व किया हूँ, उसका आंसर बताता हूँ आपको। इसको सॉल्व करने देखिएगा प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे। मान लीजिएगा क्या है, x1 = L मान लीजिएगा, और x2 = क्या मान लीजिएगा, 0.55 L मान लीजिएगा। ठीक, तो लिमिट रखिएगा x1 से x2, और प्रोबेबिलिटी निकालना है तो एक बार साईं बाबा को लीजिएगा, एक बार उनके ऊपर स्टार लगा लीजिएगा और dx ले लीजिएगा, और जब इसको आप लेके सॉल्व करेंगे तो यही प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है। तो आपका आंसर जो आएगा 0.1984 मेरा आंसर आ रहा है। ठीक, तो जब आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, परसेंटेज में आंसर पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा, 19.84% आ रहा है। देखिए तो डी नंबर वाला ऑप्शन मेरा यहाँ से क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। ठीक, एक बार आप भी सॉल्व करके देखिएगा कितना आएगा। वैसे मैं सही सॉल्व किया हूँ,
19.84% इसका प्रोबेबिलिटी मिल रहा है। ठीक, दिए गए रीजन में। रीजन क्या है, एक्स का वैल्यू क्या है, सॉरी एक्स वन का वैल्यू क्या है, एक्स वन का वैल्यू जो देखिए हमें बताया छूट गया 0.45 एल है, और एक्स टू का वैल्यू क्या है 0. जैसे यहाँ इसको x1 मान लीजिएगा और इसको क्या करिएगा x2 मान लीजिएगा। ठीक, यहाँ से क्या कर लीजिएगा, इसको वैल्यू को पुट कर दीजिएगा तो ये वैल्यू आपका निकल जाएगा। ओके, 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि द वेव फंक्शन कंसीडर टू बी कन्फाइंड विद इन अ बॉक्स ऑफ लेंथ एल एच, इतना दिया है और रीजन का लिमिट भी दिया है, और कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल। ठीक, इतना दे रहा है, कह रहा है कि इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल क्या है। देखिए स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक, तो देखिए तरीका बताया ना अभी आपको कि पूरे रीजन में क्या होगा। जैसे ऊपर आया था ना कि आपका जो बॉक्स वाले, देखिए कंडीशन, एक मिनट में दिखाता हूँ, एक साल ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक, हर एक केस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन यहाँ जो केस दिया है सबके लिए एप्लीकेबल है। जब आप डिटेल में कंपटीशन में पढ़ेंगे तो सब चीज़ सीखेंगे। माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट तक कितना था आपका, प्रोबेबिलिटी 1 माना गया था। हम कहते हैं ना मैक्सिमम 1 होती है, तो आधे के लिए क्या गया, हाफ मान लिया गया था। वैसे यहाँ देखिए क्या है, वैसे अगर आप यहाँ देख रहे होंगे 13 क्वेश्चन में, तो 0 से यल के लिए क्या है, इसका इतना वैल्यू है, तो उसको मान लें प्रोबेबिलिटी 1 है, तो लिमिट देखिए क्या आधा पूछ रहा है, 0 से आधा मतलब l/2 तक पूछ रहा है, तो आधे बॉक्स में प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हाफ हो जाएगी। ठीक, तो बी नंबर आप इसको वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा, शार्ट ट्रिक बनाई जाएगा, नहीं तो हो सके कि कहीं एप्लीकेबल ना हो। 13 का क्या होगा, सॉरी 13 का क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन जो है आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, आप जरूर एक बार सॉल्व करिएगा, क्योंकि शार्ट ट्रिक मैं हर एक क्वेश्चन पे नहीं लगाया हूँ, बस वैसे ही खुद से बनाया हूँ। 14 देखिए, कह रहा कि द डायमेंशन ऑफ वेव फंक्शन मस्ट बी ऑफ। तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन छूट गया है, सी वाला ऑप्शन में -3/2 होना चाहिए। ठीक, क्या होता है, लेंथ का जो होता है क्या होता है, -3/2 पावर होता है। ये सब तो वैल्यू आप आसानी से पढ़ेंगे। लेंथ का क्या होगा, -3/2 होगा। ठीक, तीसरा का 14 का क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, जो डायमेंशन वेव फंक्शन को इसको इससे लिखना चाहिए था, 3 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में, फर्स्ट डायमेंशन क्वेश्चन और करेक्ट रहता। क्योंकि अगर आप बात करें अगर लेंथ के अकॉर्डिंग बात करेंगे 1 डायमेंशन में, तो ये भी आपका करेक्ट हो सकता है। क्या करेक्ट हो सकता है, लेंथ के पावर -1/2। लेकिन जनरली जो वेव फंक्शन है हम 3D में ही सॉल्व करते हैं, इस वजह से इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3D पे अप्रोच किया गया है। यहाँ पे पावर -3/2 होगा, मैं फिर से बता रहा हूँ। ठीक, अगर 1 रहेगा, लेंथ के अकॉर्डिंग निकालेंगे 1 डायमेंशन में वेव फंक्शन को, तो -1/2 होगा। ठीक, और अगर 2D में निकालेंगे, मतलब dx dy वाला टर्म रहेगा, तो -2/2 होता है। लेंथ के ऊपर -2/2, और वॉल्यूम होता है क्या होता है, लेंथ के ऊपर -3/2 होता है। ठीक, ये सब आपके सर लोग निकलवा बताए होंगे, तो ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो देखिए अभी आपका 23-24 मिनट का बन चुका है। मुश्किल से हम लोग 14 क्वेश्चन डिस्कस किए। अब देखिए 15वां क्वेश्चन का क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक, अब मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूँ अपना। 16वां क्वेश्चन कर रहा है कि द वेव फंक्शन साइन आर टी समटाइम्स कॉल्ड, समटाइम्स को क्या कहते हैं, साइन आर टी है, साइन आर टी स्क्वायर नहीं है। अगर साइन आर टी स्क्वायर रहता तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल हम कह देते, लेकिन साइन आर टी बशर्त क्या होगा, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड फॉर अ पोजीशन। ठीक, ये सी वाला ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए यहाँ से 18वां क्वेश्चन कर रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल इन अ वॉल्यूम एलिमेंट dt, जिसका डी टाउ जिसका वैल्यू दिया है, अबाउट एनी पॉइंट r एट टाइम t कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। तो क्या होगा, देखिए बताया था ना अभी तरीका आपको, PRT डी टाउ इक्वल टू क्या होता है, साइन आर टी स्क्वायर। ठीक, मतलब सी नंबर ऑप्शन 18 का क्या होगा, करेक्ट होगा। अगर 1 डायमेंशन में पूछेगा तो क्या होगा,
पी एक्स डी एक्स या पी वाई डी वाई या पी जेड डी जेड जिस एक्सिस के लॉन्ग हो, और वहाँ क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स टी। सब थोड़ा दिमाग दौड़ाएगा, अगर क्वेश्चन ऐसे बदले तो आप सही करके हैं, और डी एक्स हो जाएगा यहाँ पे। 2 डायमेंशन पूछेगा तो क्या होगा यहाँ पे पी एक्स कामा वाई डी एक्स डी वाई, और इधर क्या हो जाएगा आपका डी एक्स के साथ डी वाई लगा देंगे। और तीनों पूछता है तो पी कामा एक्स कामा वाई, ठीक। और क्या होता है डी एक्स डी वाई डी जेड, उसी को डी टाउ लिख दिया जाता है, ठीक। और एक्स वाई जेड को क्या करते हैं आर पोजीशन वेक्टर से दिखा देते हैं, क्योंकि सब तो आप पढ़े हैं कि आर को क्या लिखा जा सकता है, आर इजकल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये तो आप मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। ओके, तो यहाँ से क्या होगा आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये सब चीज़ें थोड़ा दौड़ाइएगा अपने दिमाग में। 18वां क्वेश्चन करा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन, इसमें से कौन सा एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन है। तो चारों को उठाइएगा और एक बार जरूर सॉल्व करके देखिएगा, ठीक। वैसे आप सॉल्व करेंगे तो 19वां वाला एक्सेप्टेबल पाएंगे। देख लीजिएगा क्या ये कंटिन्यूस है, या चेक कर लीजिएगा क्या ये नॉर्मलाइज है कि नहीं। अगर नॉर्मलाइज होगा तो क्या होगा, उसको एक्सेप्टेबल भी कह सकते हैं, ठीक। आप कंडीशन लगा के चेक कर लीजिएगा कि सिंगल वैल्यूड है कि नहीं, ये सब लगा चेक करेंगे तो 18 का क्या होगा सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आएगा। 19वां क्वेश्चन देखिए करा कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द वेव फंक्शन इतना इज नॉर्मलाइज बिटवीन इतना। तो 19वां क्वेश्चन का क्या होगा आपका जो सी नंबर ऑप्शन है करेक्ट आएगा। इसके वैल्यू को हम निकाल सकते हैं, साइन स्टार डी एक्स इक्वल टू 1 कर दीजिएगा और वहां से उसको निकालिएगा तो देखेंगे ए का वैल्यू आपको ये मिलेगा, ठीक। तरीका इसका आपको पता होगा, अभी ऊपर मैंने बताया भी है, तो यहाँ से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए अब 29 क्वेश्चन पे आते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द डी ब्रागली हाइपोथेसिस इज एसोसिएटेड विथ, किसके साथ एसोसिएटेड होता है डी ब्रागली हाइपोथेसिस। तो वेव नेचर ऑफ ऑल मटेरियल पार्टिकल, हर मटेरियल पार्टिकल के साथ क्या होता है इसका एसोसिएटेड होता है। ऐसा नहीं है केवल अल्फा के साथ हो इलेक्ट्रॉन के साथ हो, कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो डी ब्रागली साहब बताया था उसके साथ क्या होगा एक वेव, कोई मटेरियल मतलब मूव कर रहा है मटेरियल पार्टिकल तो उसके साथ एक वेव क्या होगा एसोसिएट होगा, ठीक। इसका क्या होगा आपका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर अ पार्टिकल इज इक्विवेलेंट टू, कैसा होता है, कैसा होता है अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर वेव पैकेट। बी वाला ऑप्शन आप क्या लगा सकते हैं करेक्ट लगा सकते हैं, क्या होगा अब वेव पैकेट। ओके, अब देखिए यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द ग्रुप वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव इज, जो ग्रुप वेलोसिटी होता है मैटर वेव का वो क्या होता है इक्वल टू द पार्टिकल वेलोसिटी होता है। सी वाला आपका ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा, वीजी इक्वल टू पी आप पाए होंगे, वीजी इक्वल टू वी ये आप निकाले होंगे, ठीक। ये किसके बराबर होता है इक्वल टू द पार्टिकल वेलोसिटी। ओके, 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, नहीं तो हो गया इक्वल टू द पार्टिकल वेलोसिटी सी वाला ऑप्शन। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा कि द वेलोसिटी वीपी एंड द ग्रुप वेलोसिटी वीजी ऑफ डी ब्रागली वेव इन फ्री स्पेस इज रिलेटेड एज, इसको कैसे रिलेट करेंगे, ठीक। तो देखिए ऊपर क्वेश्चन हुआ था लेकिन दूसरे फॉर्मेट में हुआ था, अगर इसको आप यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या होगा आपका फ्री स्पेस का बात कर रहा है, और ऊपर हम लोग उसको किस में सॉल्व किए थे नॉन रिलेटिविस्टिक वाला जब सॉल्व किए थे तो वीपी इक्वल टू वीजी बाई क्या आया था 2 आया था, ठीक। अब जब फ्री स्पेस की बात करेंगे तो फ्री स्पेस में क्या होता है वीपी इंटू वीजी इक्वल टू क्या होता है सी स्क्वायर होता है, ठीक। इसका क्या होगा आपका 4 का बी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ओके, इसका 23 का क्या होगा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा कि if an electron and proton are propagating in the form of waves having same wavelength lambda implies that they have the same, क्या होगा मोमेंटम सेम होगा, ठीक। ये क्वेश्चन देखिए कल के लेक्चर में भी था
वहाँ पे मैं समझाया था, वहाँ से इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा जाके। क्या होगा उनका जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक, 25 नौ क्वेश्चन करा है कि इफ अ वेव इज हैविंग ग्रुप वेलोसिटी दिया है, मतलब vg का वैल्यू दिया है, और कह रहा कि व्हाट इज द फेज वेलोसिटी, द वेव हैविंग ग्रुप वेलोसिटी इतना, और कह रहा कि व्हाट इज द फेज वेलोसिटी। तो देखिए अभी ऊपर हम लोग देखें ना क्या होता है, vg इंटू वी पी इक्वल टू क्या होता है, सी स्क्वायर होता है। ठीक, देखा गया यहाँ से। तो सी स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है, सी का वैल्यू क्या होगा 3 इंटू 10 की पावर 8, तो सी स्क्वायर वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका vg का वैल्यू दिया तो उसको आप डिवाइड कर दीजिएगा उससे, तो vg क्या हो जाएगा, 9 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 4.5 आएगा, और एक 10 के पावर 8 से एक 10 का पावर 8 कट जाएगा, एक बचेगा। मतलब 25 नौ क्वेश्चन का क्या होगा आपका, जो ए नंबर ऑप्शन है वो क्या आएगा आपका, करेक्ट आएगा। ओके, अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अ नॉन डिस्पर्सिव मीडियम है। नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में क्या होता है, जो ग्रुप वेलोसिटी होता है वो फेज वेलोसिटी के बराबर होता है। ठीक, तो 26 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। क्योंकि वहाँ बताया ना, ऊपर डिस्कस किए थे कि डी वी पी बाई डी लेमडा क्या होता है, 0 हो जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन करा कि क्वांटम फील्ड थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड, क्वांटम फील्ड थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड, ये किससे जुड़ा हुआ है, क्वांटम मैकेनिक्स से जुड़ा हुआ है। 28 नंबर क्वेश्चन करा कि अ श्रोडिंगर इक्वेशन इज अ फ्री फ्रॉम, अ श्रोडिंगर इक्वेशन इज फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ठीक, लीनियर भी हो सकता है और पार्शियल डिफरेंशियल भी हो सकता है, मतलब ए और बी दोनों ऑप्शन क्या है आपके, करेक्ट हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 29 में क्वेश्चन करा कि श्रोडिंगर इक्वेशन गवर्न्स इन विच फॉर्म ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स के किस फॉर्म में क्या करते हैं, इसको गवर्न करते हैं। जिसका क्या होगा, आप पढ़े होंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ऐसा करके पढ़ते हैं ना, क्या होगा, ए नंबर वाला आपका क्या होगा, ऑप्शन करेक्ट होगा। वेव के फॉर्म क्या करता है, गवर्न होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ से देखा जाए 30 क्वेश्चन, तो 30 क्वेश्चन करा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फाउंडेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम केमिस्ट्री, क्वांटम इंफॉर्मेशन ऑफ साइंस, क्वांटम फील्ड थ्योरी, तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, इसलिए ऑल ऑफ द एबव वाला ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे। तीनों क्या करते हैं, ये फाउंडेशन इस है किसके, क्वांटम फिजिक्स के। ओके, अभी क्वांटम फिजिक्स आपको आने वाले सेमेस्टर में एकदम डिटेल में पढ़ना है, इसमें तो बस इंट्रोडक्शन है। अब 31 नौ क्वेश्चन करा कि द कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव वाज सजेस्टेड बाय, मैटर वेव का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा सजेस्ट किया गया था, तो इसका क्या होगा आपका, ए नंबर वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ड्रिबाल्गी साहब ने बताया था कि भाई अगर मूव कर रहा है तो उसके साथ क्या होगा, मैटर अगर मूव कर रहा है तो उसके साथ वेव एसोसिएटेड होगा। ठीक, ये सब तो आप जान ही रहे हैं, तो ए वाला ऑप्शन 31 का करेक्ट होगा। 32 करा कि द फंक्शन रिप्रेजेंटिंग मैटर वेव्स मस्ट बी, क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। ठीक, इसका क्या होगा, बी नंबर वाला ऑप्शन जो होगा क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। ओके, 33 ना क्वेश्चन करा, ये सब कंडीशन पढ़े होंगे इसलिए बस मैं ऑप्शन बता रहा हूँ, ये सब तो आपको लिखवाया गया होगा। 33 करा कि द नॉर्मलाइज वेव फंक्शन मस्ट हैव, द नॉर्मलाइज वेव फंक्शन मस्ट हैव क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, मस्ट हैव फाइनाइट वैल्यू। और नॉर्मलिटी का कंडीशन क्या आता है, जो उसका वैल्यू आता है एक आता है। ठीक, अब नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है तो उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, मस्ट बी फाइनाइट। ये सब तो कंडीशन में आप पढ़े हुए हैं। 34 नौ क्वेश्चन कर रहा है कि द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन स्पेस मस्ट बी, कितना होना चाहिए टोटल, तो आपको पता है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितना होता है, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होता है, एक होता है, तो यूनिटी क्या होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक, 35 करा कि द स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहलाता है, ये ना आप पढ़े हैं, ये क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहलाता है। मतलब इसका क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन जो होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, द नॉन नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन
यहाँ होगा वन हैव, क्या रखता है, या ऐसे आप कर सकते हैं द नॉन नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन हैव, क्या रखेगा, तो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होगा तो वो क्या रखेगा, इनफाइनाइट वैल्यू रखेगा, ठीक। और नॉर्मलाइज रहेगा तो क्या रखेगा, फाइनाइट रखेगा, और नॉन नॉर्मलाइज रहेगा तो क्या रखेगा, इनफाइनाइट रखेगा, ठीक। 37 नंबर क्वेश्चन करा कि अकॉर्डिंग टू वेव फंक्शन एंड इट्स फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव मस्ट बी, क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। तो इसका क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन जो है आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस एंड हैव कॉन्टिन्यूअस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। आप इस स्टेटमेंट पढ़े होंगे, ठीक। बस स्टेटमेंट से देखिए एमसीक्यू बनेंगे और फॉर्मूले से। 38 करा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंडीशन ऑफ अ वेव फंक्शन, इसमें से कौन क्या है, कंडीशन नहीं है वेव फंक्शन का, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, फाइनाइट भी हर जगह होना चाहिए, कंटिन्यूअस भी होना चाहिए। तो बी वाला कंडीशन क्या आपका नहीं है, नॉट पूछा ना, तो बी वाला इसलिए करेक्ट होगा, क्योंकि बी वाला नहीं होता है। इट मस्ट बी इनफाइनाइट, ये बिल्कुल गलत है, क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी फाइनाइट एवरीवेयर। 39 क्या करा कि अ वेव फंक्शन इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इज, क्या होगा, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो क्या कहलाएगा आपका, ऑर्थोगोनल कहलाएगा। और नॉर्मल कब कहलाएगा, मतलब नॉर्मलिटी वाला कंडीशन क्या कहलाएगा, जब उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इनफाइनाइट कब होगा, जब नॉन नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन रहेगा, ठीक। ये सब चीज़ तो आपको बताया गया है अभी लेक्चर में भी और क्लास में सब लोग बताए होंगे। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन कह रहा कि सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन ऑफ वेव फंक्शन इज गिवन बाय, ठीक। इसमें से कौन सबसे सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन दिया था वेव फंक्शन का, ठीक। तो इसका क्या होगा आपका, बी नंबर वाला ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट होगा, मैक्स बॉर्न। ओके, आप यहाँ तक देखिए, फिर आगे आने लेक्चर में और भी तमाम एमसीक्यू आपको दिए जाएंगे, ठीक। इस तरीके से आज हम लोग 8 चैप्टर का एमसीक्यू डिस्कस कर लिए हैं। आगे आने वाले लेक्चर 2 से 3 दिन में और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दिए जाएंगे। आप उनको पढ़ के बस रिवाइज करके एग्जाम देने चल जाएगा, डेफिनेटली आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ओके, थैंक यू। जल्द ही मिलते हैं अगले कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ।